हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वीडियो में बीपीएससी टीआरई 4.0 क्लास 6 टू 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। सब्जेक्ट है मेरा भूगोल, सेट नंबर है 23। इससे पहले ऑलरेडी हमने बाई सेट करा रखा है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या फिर प्ले लिस्ट में भी जाके आप देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरा ये कंटेंट पसंद आता है तो इन सभी का पीडीएफ फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी तामझाम के और बिना किसी एक रुपये खर्च किए हुए। ठीक है। और मैं कहना चाहूँगा आप लोग से भी कि जिस तरीके से एक ये मेरा स्टूडेंट थे, ठीक है, मनीष नाम है इनका, शायद यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये बीपीएससी तैयारी का जब मैंने कट ऑफ डाला था तो इस पर इन्होंने कमेंट किया है कि सर मेरा हो गया, आप हमारे लिए बहुत मेहनत किए थे, आपके सभी प्रैक्टिस सेट किए थे, थैंक्स सर। ठीक है। तो टीआरई 3 का मैंने जितना भी प्रैक्टिस डाला था वहाँ से इनको बेनिफिट हुआ है। ठीक है। इस तरीके से हमने मेरे पास इस तरह का कमेंट आया है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे पास मेरे औरों चैनल की तरह जैसे लोग कहते हैं कि मेरे चैनल से 5,000 पास कर गए, 10,000 पास कर गए, समय कोई कमेंट नहीं कर रहा। बस मेरा एक कमेंट आया। ठीक है। देखिए कमेंट को मैं दिखा रहा हूँ कि देखिए कि मेरा प्रैक्टिस सेट से फ़ायदा आप ले सकते हो। ठीक है। यहाँ सबको जरूर निश्चित तौर पर फ़ायदा होगा, क्योंकि हम जिस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि पूरा डिटेल्स पढ़ाया जाए। क्वेश्चन मेरे कम रहते हैं, बात सही है, लेकिन हम चाहते हैं कि कम में ही आपको ज़्यादा कुछ देने मिले। ठीक है। तो इस तरीके से आप नेक्स्ट आप हो सकते हो कि आपका सिलेक्शन हो, नौकरी हो, मेहनत कीजिए। ठीक है। और यहाँ से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सब्जेक्ट भूगोल है तो ये चैनल आपके लिए है। निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बस चैनल पर बने रहिए और मेरा कंटिन्यू आप देखते रहिए। गारंटी है मेरा कि 40 में 35 प्लस स्कोर कर जाइएगा, लेकिन आप कंटिन्यू देखना होगा। और ये प्रैक्टिस सेट आपसे ही आप काम करने के काम नहीं चलने वाला। आपको हम जो एक्स्ट्रा फैक्ट बताते हैं, ठीक है, उसको भी ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। तो बस हम चाहते हैं कि अगला जो मनीष है वो आप ही हों। ठीक है। बस आप बने रहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं। देखिए पिछला बार हमने पीडीएफ फाइल के लिए व्यवस्था नहीं किया था, लेकिन अब हम इस बार हम जो पढ़ा रहे हैं आपको फ्री में पीडीएफ फाइल भी दे रहे हैं, ताकि आप वो खुद से भी वहाँ से ट्राई कर सकते हैं और खुद से भी प्रिंट आउट निकाल करके आप खुद से भी टेस्ट दे सकते हैं, लगा सकते हैं कि हम वहाँ पे क्या मार्क्स ला पा रहे हैं। ठीक है। तो बहुत बेनिफिट होने वाला है। बस आपको मेहनत करना है, बाकी सारा चीज़ तो हम आपको दे ही रहे हैं। ठीक है। कहीं जाने की ज़रूरत है ही नहीं, आपको मेहनत करनी है। सिर्फ आपके मन में लगन है, जज्बात है कि हमको लेना है ये जॉब, बीपीएससी टीआरई 4.0 में एक हमको नौकरी लेनी है, तो कसम खा जाइए और मेहनत में लग जाइए। और जब तक एग्ज़ाम नहीं होता तब तक दिन रात एक कर दीजिए। क्यों नहीं नौकरी मिलेगा, वो हम भी देखेंगे क्यों नहीं लगेगा, लेकिन आपको मेहनत करना होगा। ठीक है। तो मेहनत कीजिए, लग जाइए। ठीक है। बस 4-5 महीने की तो बात है, 2-4 महीने की तो बात ही है, इतनी तो मेहनत करना है आपको। और यहाँ से यदि मेहनत करते हैं कंटिन्यू और अच्छे से मेहनत करते हैं, मन से करते हैं, तो निश्चित तौर पर मेरी विश्वास है कि ये आप एक जॉब जरूर लेंगे। ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं और देखते हैं फिर आज का पहला सवाल। और हाँ, ये जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं, ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, वही क्वेश्चन है जिसमें इनका सिलेक्शन हुआ था। नहीं, माफ़ कीजिएगा, सिलेक्शन इसमें तो नहीं हुआ था, क्योंकि ये दोबारा जो री एग्ज़ाम हुआ था तो उसमें उनका सिलेक्शन हुआ है। लेकिन ये बीपीएससी तैयारी का था, मतलब कह सकते हैं कि एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ था। ठीक है। 9 दिसंबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका पेपर है ये, जो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था। ठीक है। तो उसमें से 20 क्वेश्चन पिछला वीडियो में मैंने करवाया और बाकी जो 20 क्वेश्चन बचे हुए इस वीडियो में हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो चलिए फिर मज़ा आने वाला है, बस बने रहिए लाइन पे। ठीक है। चलिए देखते हैं आज का पहला सवाल। क्या पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। बताना है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राज्य भर के सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य बनाने वाला पहला राज्य है। मेघालय, केरल, तमिलनाडु, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है कि तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने राज्य के भीतर सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य कर दिया है। और यह योजना वर्ष 2001 में शुरू की गई थी। उस समय मुख्यमंत्री कौन थी, तो उसमें याद रखना है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थी जयललिता। ठीक है। जो कि शायद उनका देहांत हो गया है, आई थिंक, मेरे हिसाब से। और एग्जैक्ट मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन हाँ हाँ, ये डेट कर गए थे। अब वो नहीं है दुनिया में, वो नहीं रहे हैं। ठीक है। तो इसका सीन सर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो याद रखना है शुरुआत किसने की थी, ये भी शायद वो सवाल पूछा जा सकता है। तो जयललिता नाम याद रखना है। ठीक है। और ये शुरू कब किया गया था, 2001 में शुरू किया गया था। ठीक है। मेघालय से भी एक सवाल आता है, याद कीजिए, बांस से जो सिंचाई किया जाता है, याद कीजिए। ठीक है। तो वो भी सवाल पूछा जा सकता है।
ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, उसका हमने पहले ही बहुत ही डिस्कस कर चुके हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर सही होगा सी ऑप्शन। बाकी डिटेल्स और भी किसी कैंडिडेट ने मुझे ये कहा था कि सर आप जो डिटेल्स आप बताते हैं वो थोड़ा सा टाइपिंग कर दीजिए, तो लीजिए यहाँ पे टाइपिंग किया हुआ है। ठीक है, बाकी इसके अलावा भी और हम बहुत कुछ बताते हैं, तो इतना सारा टाइपिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है हम लोगों के लिए। ठीक है, तो संसाधन मेरे पास थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेरे पास इतना अर्निंग नहीं है, इतना इनकम नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी हम एक नए यूट्यूबर हैं जो कि हम आप लोग को बस सुविधा दे रहे हैं, तो अपने ही खर्च से मुझे तो सिर्फ एक लाइक मिलते हैं, लेकिन बदले में मेरे पास खर्च ज़्यादा होते, तो उतना मेरे पास अभी नहीं है बजट कि थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जा सकूं। तो आप लोग को मैनेज करनी है, लेकिन हाँ, कंटेंट में कोई कमी होने नहीं देंगे आपको। ठीक है, चलिए, हाँ ये ज़रूर है कि थोड़ा सा जब हो जाएगा, जब अर्निंग होना शुरू हो जाएगा तो फिर आप लोग के लिए और भी मेहनत करेंगे। बस आप लोग की दुआ रहा तो बहुत जल्दी एक बड़ा यूट्यूबर बन जाऊंगा मैं। बस आप लोग का दुआ होना चाहिए, दुआ कीजिए ज़रा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, गुजरात में नर्मदा नदी पर बने सरदार सरोवर बांध के लाभों में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह शामिल है। ठीक है, देखिए कितना मतलब सिंपल सा सवाल है, लग रहा होगा कि यार कैसे इसका हम ट्रिक कैसे क्रैक करेंगे इस क्वेश्चन को। आसान है कि क्रैक करना, देखिए कैसे। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा नदी जो है वो कहाँ से निकलती हैं, तो आपको पता होगा कि आपका जवाब होगा अमरकंटक। कहाँ है ये, मध्य प्रदेश में है। तो एक तो आपका आंसर मध्य प्रदेश तो होगा। ठीक है, मध्य प्रदेश तो होगा, जो कि 3 ऑप्शन में है, तो यहाँ से तो नहीं हो पाया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग जानते हैं कि नर्मदा नदी सतपुड़ा और ये विंध्या के बीच से हो करके बहती हैं भ्रंश घाटी में, जो कि खंभाती खाड़ी होते हुए गिरती हैं जाकर के अरब सागर में। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें गुजरात भी आएगा, तो यहाँ भी गुजरात है, यहाँ भी गुजरात है, यहाँ भी गुजरात है। ठीक है, अब देखेंगे, अब बाकी दो जो राज्य दिए हुए हैं उस पर चर्चा करना जरूरी है। क्या दिया हुआ है, एक तो आपका महाराष्ट्र है और एक आंध्र प्रदेश है। तो ज़रा देखिए आंध्र प्रदेश कहाँ पे है, तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र ये वाला एरिया में है। तो क्या यहाँ इस नर्मदा नदी से इसको लाभ हो सकता है क्या, कभी नहीं, तो इसको हटा दीजिए। आंध्र प्रदेश और कहीं हुआ तो हटा सकते हैं। अब एक और देख लीजिए, यहाँ पे है कर्नाटक। तो कर्नाटक कहाँ पे है, ये वाला एरिया, यानी कि महाराष्ट्र से नीचे देखेंगे यहाँ पे कर्नाटक है। तो यहाँ से इस नर्मदा नदी से क्या इस कर्नाटक को लाभ हो सकता है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। ठीक है, तो बचा क्या ऑप्शन में, बी ऑप्शन में देख रहे हैं क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पे देखेंगे कि महाराष्ट्र है, बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हैं कि ये नर्मदा है ना, ये नर्मदा है, इसी नीचे देखें कि महाराष्ट्र है, तो इससे इसका लाभ मिल सकता है। मध्य प्रदेश तो है ही, गुजरात तुमने देखा ही था। एक राजस्थान है जो कि ठीक नर्मदा के ऊपर, यहाँ पे देखेंगे कि गुजरात के ऊपर राजस्थान है ना। तो इन 4 राज्यों को देखेंगे कि ये नर्मदा नदी से इसको इन 4 राज्यों को लाभ मिलता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर तुक्का भी लगाना चाहते तो भी आपका सही तुक्का लगता है, अगर थोड़ा सा पता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती हैं। ठीक है, इनको लाभ कैसे मिलता है, तो एक्चुअली में देखेंगे कि इस नर्मदा नदी पर बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। ठीक है, बांध बना करके यहाँ से नदियाँ निकाली गई हैं, जो कि इन नदियों से या फिर देखेंगे यहाँ नहर निकाल करके इन राज्यों तक पानी पहुँचाया जाता है, जिससे इन राज्यों को भी लाभ हो जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बाकी यहाँ जरूर ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि सरदार सरोवर और एक महेश्वर, ये 2 नदी है, ये 2 बांध हैं जो कि नर्मदा नदी पर बनाया गया है, और 30 बांधों में से ये 2 बड़े बांध हैं। ठीक है, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई 138 मीटर, और अगर नींव सहित बात करें, फाउंडेशन सहित बात करें तो 163 मीटर है, और लंबाई कितना है, 1210 मीटर। ठीक है, ये 1980 के दशक में यहाँ पे देखे थे कि सरदार सरोवर बांध का विरोध किया गया था, किनके द्वारा, मेधा पाटेकर के द्वारा, जो कि ये भी सवाल पूछा जाता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। 17 सितंबर 2017 को सरदार सरोवर बांध प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया था। यहाँ पे बचाव होना चाहिए था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के जनक कौन है, मेधा पाटेकर हैं। और भारत का सबसे ऊंची बांध कौन सा है, ये टिहरी बांध है, जो कि 261 मीटर ऊंचा है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल रहेगा आपके लिए, पूछा गया था कि भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है। सवाल है, भारत में खेती के आदिम रूप के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता है। बेवर है, पामाडाबी है, मिल्पा है, या उपरयुक्त में से अधिक होगा, या उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो अब देखेंगे कि यहाँ पे बेवर और पामाडाबी ये दोनों देखेंगे कि यहाँ पे भारत में खेती के आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। मिल्पा मैक्सिको के लिए है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, उपरयुक्त में से अधिक।
बेवर और पामाडावी ये दोनों देखेंगे कि भारत में खेती के लिए आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है। ये शब्द दोनों प्रयोग भारत में खेती के आदिम रूप के लिए प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखना है। अब सवाल है कि ये बेवर जो है वो किस राज्य में इसका प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में बेवर का या दहिया, दो नामों से यहाँ पे जाना जाता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। आदिम कृषि रूप जो कि आदिम जो खेती होता है, ठीक है। और पामाडावी, ये पामाडावी जो है ये उड़ीसा का है, ठीक है। उड़ीसा में पामाडावी या कोमन के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में पोडू के नाम से जाना जाता है, जो कि हम कई बार अपने प्रैक्टिस में हम बताया करते हैं, ठीक है। तो मिल्पा कहाँ का है, मिल्पा है ये आपको तो बता ही दिए हैं कि ये मैक्सिको का है या फिर मध्य अमेरिका, ये दोनों जगह का है, मैक्सिको और मध्य अमेरिका। तो ये ध्यान रखना है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ पे ये दोनों क्लियर कर देते हैं, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। देखिए झूम कृषि, स्थानांतरित शील कृषि, काटो और जलाओ, या फिर स्लैश एंड बर्न कृषि, अथवा बुश फैलो कृषि के नाम से भी जाना जाता है। ये वाला आदिम खेती जो है ना, आदिम खेती को ही झूम खेती भी कहते हैं, स्थानांतरित शील कृषि भी कहते हैं, काटो और जलाओ भी कहते हैं, ठीक है। स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहते हैं और बुश फैलो कृषि भी कहते हैं। इन सब नामों को याद रखना है, सभी ही नाम है, ठीक है। स्थानीय रूप से इन कृषि को पूर्वी राज्यों में झूम, मध्य प्रदेश में बेवर या दहिया कहा जाता है, छत्तीसगढ़ में दीपा कहा जाता है, ठीक है। देखिए कैसे याद रखेंगे इसको, छत्तीसगढ़ वाला तो छत्तीस दीप ऐसे याद रख सकते हैं, या गढ़ में दीपा दीप ही जलाया जाता है। ओड़ी यहाँ पर हमने पढ़ाया था कैसे, याद कीजिए, ओड़ी डाबी है ना, ओड़ी डाबी ऐसे पढ़ाए थे हमने, ओड़ी डाबी। तो उड़ीसा में पामाडावी है या फिर कॉमन भी है, आंध्र प्रदेश में है पोड़ो, तो इसको याद कीजिए माफ़ कीजिएगा, आंध्रा पोड़ो। जबकि राजस्थान में से कहा जाता है बत्रा, और केरल में कुमारी, केरल कुमारी ऐसे भी याद रख सकते हैं। ये सभी आदम जो है, आदिम जो कृषि है उसका नाम है अलग अलग राज्यों में, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है। पहला है मिल्पा मध्य अमेरिका, कोनुको मैक्सिको, लदांग मध्य अफ्रीका, उपर्युक्त में से एक से अधिक सही है या उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल्पा, जो कि मध्य अमेरिका में इसे कहा जाता है, झूम खेती को मिल्पा कहा जाता है मध्य अमेरिका में। साथ ही साथ मैक्सिको में भी मिल्पा ही कहा जाता है, ठीक है। जबकि कोनुको जो है ना, कोनुको या फिर ध्यान रखिएगा, कोनुको जो है ना ये वेनेजुएला जो देश है वहाँ पे कहा जाता है। जबकि लदांग ये मलेशिया में कहा जाता है, मलेशिया या फिर कह सकते हैं इंडोनेशिया, इन दो जगह पर ये झूम खेती को लदांग कहा जाता है, ठीक है। बाकी यहाँ पे लिस्ट आपका दिया हुआ है, आप देख सकते हो, ठीक है। कोबुल या कोमिल जो है मैक्सिको का है, मिल्पा मैक्सिको और मध्य अमेरिका का है, लदांग ठीक है जो कि जावा और मलेशिया और इंडोनेशिया में भी कहा जाता है। कोनुको ये वेनेजुएला का है, रोका ब्राज़ील का है, चेना श्रीलंका का है, और वियतनाम का पूछे तो आप रे बताइएगा, सिर्फ रे, ठीक है, रे वियतनाम का है ये, ठीक है, रे ये रे जो है, ठीक है, वियतनाम का है, वियतनाम, ठीक है, जिसकी राजधानी हनोई है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। सवाल है भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस स्थान पर की गई थी। नीलगिरी की पहाड़ी, बाबा बुदान की पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी, उपर्युक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है भारत में आरंभ में अरेबिका कॉफ़ी की खेती बाबा बुदान की पहाड़ी पर की गई थी। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा, ठीक है, याद रखना है। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि भारत में दो प्रकार की कहवा की कृषि की जाती है, एक अरेबिका और एक है रोबस्टा कॉफ़ी। सवाल ये भी पूछा गया है कि अरेबिका और रोबस्टा ये किसका प्रकार है या किस प्रकार की खेती है, ये कॉफ़ी का, चाय का, ठीक है, तीसरे से भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। साथ ही ध्यान रखना है कि कॉफ़ी का जन्म स्थान इथोपिया या यमन को माना जाता है। कॉफ़ी यमन का पौधा है जिसे भारत में 17वीं सदी में फ़कीर बाबा बुदान साहिब के द्वारा लाया गया था, इसीलिए इसे बाबा बुदान की पहाड़ी भी कहते हैं, वहीं पर इन्होंने लाकर लगाया था, ठीक है। बाकी डिटेल्स यहाँ पे हमने लिख दिया है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल।
अगला सवाल है, निम्नलिखित में से खनिजों का कौन सा समूह गैर धात्विक श्रेणी से संबंधित है। गैर धात्विक यानी कि जो धातु से संबंधित नहीं है, मेटल्स नहीं है। पहला ऑप्शन में है लोहा, अयस्क, तांबा, चांदी। बी में है अभ्रक, चूना, पत्थर, संगमरमर। सी में है निकेल, कोबाल्ट, प्लेटिनम। और डी में है उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, आसान सा सवाल था। ठीक है, क्या होगा इसका सही आंसर? बी ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, ध्यान रखना है, अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर ये सभी गैर धात्विक श्रेणी के संबंधित खनिज हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, गैर धात्विक या फिर अधात्विक खनिज के अंतर्गत अभ्रक, चूना पत्थर, संगमरमर, एस्बेस्टस कुछ करके बोलते हैं। ठीक है, पायराइट, नमक, जिप्सम, हीरा, कार्बेनाइट, इमारती पत्थर तथा विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ आदि शामिल हुए हैं इसमें अधात्विक खनिज में। ठीक है, धात्विक खनिज में कौन कौन आएगा तो ध्यान रखिएगा, लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, सोना, चांदी, इल्मेनाइट, बेराइट, मैग्नेसाइट, सिल्मेनाइट, टीन, ये सभी धात्विक खनिज में आते हैं। ठीक है, तो बाकी मैंने लिस्ट यहाँ पे दे दिया है वैसे, शायद हाँ लिस्ट है आपका। ठीक है, ये लिस्ट दिया हुआ है, दिक्कत नहीं है, एक बार देख लीजिएगा इसको। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। इसका PDF फाइल आप जरूर आप लोग डाउनलोड करने का प्रयास कीजिए, अपने मोबाइल में रखिए, प्रिंट आउट निकालिए, एक दो बार रिवीजन कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलने वाला है, मेरा बात मानिए। ठीक है, चलिए सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। उड़ीसा, बिहार, झारखंड। उपर्युक्त में से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, बिहार भारत में पाइराइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। पाइराइट में लगभग 47% सल्फर युक्त भंडार पाया जाता है। भारतीय खान ब्यूरो 2017 की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में भारत के लगभग 95% पाइराइट का स्रोत है। ठीक है, याद रखना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही है। साथ ही ध्यान रखिएगा कि बिहार के रोहतास जिले में अमझोर के निकट पाइराइट के अधिक निक्षेप हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। वहीं याद रखना है कि बिहार में मैग्नीज गया, पटना, मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ पे नोट हमने करवा दिया होगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। सवाल है कि भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है। भारत में भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी, लद्दाख में पूगा घाटी, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, या उपर्युक्त में से एक अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि ये मुझे कंफर्म है कि हिमाचल प्रदेश में पार्वती घाटी में यहाँ पे ये भूतापीय ऊर्जा का दोहन केंद्र है। लद्दाख में पूगा घाटी में भी है, लेकिन राजस्थान में अरावली पर्वतमाला है या नहीं है, थोड़ा सा मुझे सर्च करना होगा। ठीक है, लेकिन ए और बी तो कंफर्म है कि यहाँ पे भूतापीय ऊर्जा का दोहन केंद्र है। तो इसका आंसर फिर भी डी होगा। अगर सी होता तो भी डी होता, नहीं होता तो भी डी होता। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल डी ऑप्शन सही है। लेकिन अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके सजेशन दीजिएगा कि राजस्थान में अरावली पर्वत में क्या भूतापीय ऊर्जा दोहन केंद्र है या नहीं है। ठीक है, बाकी ए और बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। उस अकॉर्डिंग देखा जाए तो डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चाहते तो हम सी भी कह देते कि हाँ ये भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये आप लोग को गलत इन्फॉर्मेशन दूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि जो सही है, जो जानता हूँ, वो आप लोग तक हम पहुँचाने की कोशिश करें। ठीक है, तो इसके लिए क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। क्या बताना है? सवाल पूछा गया था कि लौह एवं इस्पात उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है, यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में स्थित है, उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसे प्रकाश उद्योग कहा जाता है। ये बिल्कुल कथन यहाँ पे सही नहीं है, गलत है। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग के संबंध में कह सकते हैं कि इसे बुनियादी उद्योग कहा जाता है, बिल्कुल सही है। ये भी सही है कि ये पूरे दुनिया के लिए, हर देश के लिए ये बुनियादी उद्योग ही होता है। ठीक है, और यह कच्चे माल की निकटता वाले क्षेत्रों में उपस्थित होता है, स्थित होता है, ये भी कथन यहाँ पे सही है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन से चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, सवाल क्या है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा चरम स्थान पूर्व और पश्चिम गलियारे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, पूर्व और पश्चिम कहने का मतलब है कि इधर ये वाला जो कि पूरा
पश्चिम में है, इधर ये पूरा पूरब में है। ठीक है, तो ये वाला गलियारा पूछ रहा है आपसे कि कौन सा जुड़ा हुआ है। पहला कथन में है, पहला ही कथन दिया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर और चेन्नई तमिलनाडु। तो देखेंगे ये तो उत्तर दक्षिण का हो गया ना, ये तो ऊपर वाला पार्ट पूछ रहा है, नीचे का दिया हुआ है, तो ये तो ऐसे कथन गलत दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पूछा क्या है पूरब और पश्चिम, तो पूरा पश्चिम में तो ये आएगा नहीं, ये तो उत्तर दक्षिण आएगा। ठीक है, तो पहला कथन ऐसे गलत दिख रहा है। सेकेंड कह रहा है सिलचर असम में है जो है वो, और पोरबंदर जो गुजरात में है, तो ये कथन सही दिख रहा है। वैसे हम बात करें यहाँ पे दिसपुर, ठीक है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है, और पोरबंदर जो कि गुजरात में है। तो याद रखना है पूरा पश्चिम गलियारा जो असम के सिलचर को गुजरात के पोरबंदर से जोड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चले जाएंगे हम लोग बी के साथ। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि ये उत्तर दक्षिण हाँ ठीक है, उत्तर दक्षिण और ये पूरब पश्चिम। ठीक है, ये पूरब पश्चिम। ठीक है, इस तरीके से जो दो गलियारे हैं तो एक दूसरे को जो काटता है, तो जिस बिंदु पे काटता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, वो किस जगह पे किस लोकेशन पे काटता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। तो याद रखना है कि उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम गलियारा एक दूसरे को झांसी में काटती हैं। ठीक है, कहाँ पे, झांसी में काटती हैं, ये जरूर याद रखिएगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है मिसमी, बरेल और लुसाई क्या है, पहाड़ियाँ हैं, जनजातियाँ हैं, या नदियाँ और पहाड़ियाँ हैं, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि मिसमी, बरेल और लुसाई ये सभी पहाड़ियों के उदाहरण हैं, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि दक्षिण पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा दक्षिणी पूर्वी मिजोरम राज्य में स्थित मिजो हिल्स को पहले लुसाई हिल्स कहा जाता था। ठीक है, बाकी ध्यान रखना है मिसमी के बारे में। मिसमी पहाड़ियाँ भारत के पूर्वोत्तर सिरे पर उत्तर पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं, जबकि बरेल पर्वतमाला पूर्वोत्तर भारत में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल ब्रह्मपुत्र और बराक बेसिन के बीच लगभग 80,000 हेक्टेयर में फैला है, जो नागालैंड और मणिपुर से पूरब में तथा असम और मेघालय में पश्चिम में फैला हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये कथन यहाँ पे सही होगा। लेते हैं अगला सवाल, बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है। बताना है कि भारत में प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, धरवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सवाल फिर से सुनिएगा, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित नहीं है, धरवाड़ क्रम, कुडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है इसका सही आंसर होगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की प्राचीनतम चट्टानों में तीनों शामिल हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसका ई ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोंडवाना सुने होंगे आप लोग, ये नवीनतम चट्टान है। ठीक है, तो याद रखना है इसका जो क्रम है कुछ इस तरह का है, सबसे पहले आर्कियन, इससे फिर देखेंगे कि नया है धरवाड़, उससे भी नया है कुडप्पा, उससे भी नया है विंध्यन, और उससे भी नया है गोंडवाना। तो ये गोंडवाना सबसे क्या है, ये नवीनतम चट्टान है। तो देख सकते हैं यहाँ पे भारत का नवीनतम चट्टान गोंडवाना चट्टान है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, भारत की प्राचीनतम चट्टानों में सम्मिलित ये सभी शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है। बताना है असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई है कितनी है, 4300 मीटर, 4400 मीटर या 4500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है कि असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है, अर्थात ये ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। ठीक है, असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है, 4400 मीटर है। ठीक है, वहीं बात करें नेपाल हिमालय की, तो नेपाल हिमालय की जो ऊंचाई है वो है 4500 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ये नेपाल हिमालय की ऊंचाई दे रखी है, नेपाल हिमरेखा की ऊंचाई दे रखा है ये 4500 मीटर। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है सवाल। जबकि कश्मीर हिमालय को पूछा जाए तो वहाँ पे ध्यान रखिएगा कश्मीर हिमालय की ऊंचाई है, कश्मीर में हिमरेखा की ऊंचाई है 6000 मीटर। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे डिटेल्स दिया हुआ है, देख लीजिएगा। ये है आपका जैसे असम हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 4400 मीटर है। असम हिमालय तीस्ता तथा दिहांग नदियों के बीच 720 किलोमीटर की लंबाई में विस्तृत है, यानी कि फैला हुआ है। हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत का नाम क्या है, नमचा बरवा। ठीक है, नमचा बरवा ध्यान जरूर रखिएगा कि हिमालय के इस खंड का सर्वोच्च पर्वत नमचा बरवा है। ध्यान रखिए वहीं आगे कि नेपाल हिमालय में क्षेत्र में हिमरेखा की ऊंचाई 4500 मीटर है,
जबकि कश्मीर हिमालय में हिमरेखा की ऊंचाई 600 मीटर है। हिमरेखा की ऊंचाई भूमध्य रेखा में 4550 मीटर से 5460 मीटर तक हो सकती हैं, ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पेनार नदी का उद्गम स्थल है। पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, ये आपको बताना है। नीलगिरी, सह्याद्री, नंदी पहाड़ी या उपयुक्त में से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है पेनार नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है। ये ध्यान रखना है कि पेनार नदी कर्नाटक के कोलार जिले की नंदी दुर्ग पहाड़ी से निकलती हैं और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, नंदी पहाड़ी। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पूछा गया था कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड ग्रेड की समताप रेखा को विस्तार माना जाता है। अर्थात पूछा गया है आपसे कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा का विस्तार माना जाता है। कहाँ से कहाँ तक माना जाता है ये बताना है। कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में, कर्क रेखा के समानांतर किंतु उत्तर में, विंध्याचल पहाड़ी और पठारी प्रदेश के उत्तर में, या उपयुक्त में से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है कि जनवरी माह में भारत में 20 डिग्री सेंटीग्रेड की समताप रेखा की विस्तार कर्क रेखा के समानांतर किंतु दक्षिण में माना जाता है। अर्थात ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या होगा, सही होगा। ठीक है, बाकी इसका हम पूरा डिटेल्स एक वीडियो में लेकर के आएंगे, जरूर बताएंगे। ठीक है, पूरे डिटेल्स जो भी होगा, इसमें जितने क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उन सभी सवालों को हम एक वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए ये। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि कर्क रेखा पर जनवरी में न्यूनतम तापमान और मई जून में अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, चलिए इसको देख लीजिएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा है। बताना है पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा कितनी है। औसत सागर तल से 1500 मीटर, औसत सागर तल से 1510 मीटर, औसत सागर से तल से 1524 मीटर, या उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है पश्चिमी हिमालय में उपोष्ण कटिबंधीय वनस्पति के विस्तार की उच्चतम सीमा औसत सागर तल से 1524 मीटर है। सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी याद रखिएगा कि 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, इसमें चौड़ी पत्ते वाले अन्य ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती हैं। ठीक है, चलिए बाकी जो भी होगा यहाँ पे देख लीजिएगा। लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। बताना है उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों को वर्षा जल की औसत आवश्यकता होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक, 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर, या उपयुक्त में से अधिक होगा या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका आंसर जो बीपीएस ने दिया है गजब का दिया है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक के हिसाब से आंसर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन ए बी सी में से कुछ लगा के चल देते, लेकिन यहाँ पे बीपीएस ने ये माना कि उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो पतझड़ वन होते हैं वहाँ पे जो वर्षा होती हैं है ना, तो 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक। तो 70 से लेकर के 200 सेंटीमीटर से और वर्षा यहाँ पे हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे ये तो 200 सेंटीमीटर से यहाँ पे अधिक है तो नहीं होगा, लेकिन 150 से लेकर के 200 तक ये तो उसमें इसी रेंज में आ रहा है, जबकि 100 से लेकर के 150 भी इसी रेंज में आ रहा है। तो ये दोनों आंसर यहाँ पे सही है, ये बीपीएससी ने ऐसा माना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर फिर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपयुक्त में से अधिक। ठीक है, तो बीपीएससी इसी तरह के सवालों के लिए जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसका डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही होगा, क्योंकि उष्णकटिबंधीय मानसूनी पतझड़ वनों में 70 सेंटीमीटर से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है यहाँ पे। ठीक है, जो कि बी और सी दोनों इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा इस प्रकार के वनों में वृक्ष जो है वो शुष्क ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह में अपनी पत्तियाँ गिरा देती हैं। ठीक है, जबकि सदाबहार वन में ऐसा नहीं होता है, हमेशा वो क्या रहते हैं, सदाबहार ही रहते हैं। ठीक है, पत्ते थोड़ा थोड़ा करके सालों भर वो गिरते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।
अगला सवाल पूछा गया था कि भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाले राज्य कौन से हैं? पश्चिम बंगाल और गुजरात, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। उपर्युक्त में से एक से अधिक होगा या उपर्युक्त में से कोई नहीं। देखिए कितना आसान सा सवाल पूछा गया था, न जाने इस तरह के सवाल हमने कितने बार करवाया अपना प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, तो इसका बताइए इसका ही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, बताइए क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे ए। ठीक है, पश्चिम बंगाल और गुजरात। ठीक है, ध्यान रखना है भारत में सर्वाधिक ज्वारीय वन क्षेत्र वाला राज्य पश्चिम बंगाल और गुजरात है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत में ज्वारीय वन पश्चिम बंगाल, गुजरात, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा आंध्र प्रदेश राज्यों में पाए जाते हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी याद रखिएगा कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में ये वनस्पति मिलती हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती हैं, ये जरूर याद रखिएगा। बाकी याद रखिएगा कि भारत वन रिपोर्ट जो 2021 में आई थी उसके अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव वन जो क्षेत्र है वो कितना है? 4992 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। बाकी यहाँ पे सारा पॉइंट्स हमने यहाँ पे नोट करवा दिए हैं। ठीक है, चाहे तो इससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है ये महाभारत लेख नामक पर्वत स्थित है कहाँ है? भारत में है, नेपाल में है, भूटान में है या फिर एक से अधिक होगा या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है महाभारत लेख नामक पर्वत नेपाल में स्थित है। बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाने वाला है? सही। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और ये भी ध्यान रखिएगा इसकी औसत ऊंचाई अगर पूछ लिया जाता तो बताना होता 80 से लेकर के 100 किलोमीटर तथा सामान्य ऊंचाई जो है चौड़ाई 80 से 100 किलोमीटर है, जबकि उसकी ऊंचाई है 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक। ठीक है, बाकी असम, हिमालय, भूटान तक फैला हुआ, ये जरूर याद रखिएगा। तो लेते हैं आज का आखिरी सवाल। सवाल पूछा गया था कि RL सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में लिया है। फिर से सवाल सुनिएगा, RL सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार तत्व के रूप में लिया है भूगर्भिक संरचना को, भौतिक आकृति को, अवस्थिति को या उपर्युक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना है RL सिंह ने भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व के रूप में यहाँ पे उपर्युक्त में से एक से अधिक लिया गया है। इसका अर्थात इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माफ कीजिएगा डी होगा, एक से अधिक। ठीक है, याद रखिएगा, याद क्या रखना है कि भारत के प्रादेशिक विभाजन के आधार पर तत्व, उचावच, जलवायु की विशेषताएं, मिट्टियाँ इत्यादि हैं। ठीक है, साथ ही साथ ये भी ध्यान रखिएगा कि भारत का सामान्य प्रादेशिक विभाजन किया जा सकता है किसमें? हिमालय क्षेत्र में, गंगा का मैदान, प्रायद्वीपीय भारतीय उत्तरी खंड, प्रायद्वीपीय भारतीय दक्षिणी खंड या दक्कन का पठार, तटीय मैदान और भारतीय द्वीप। ठीक है, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। बाकी हमने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट कर दिए हैं, जिसको देख लीजिएगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ही। और अगर आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी तो ये चैनल तो आप ही के लिए है। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह का नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।